वंस अगेन आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर बेस्ड हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे और इनको सॉल्व करने का हमने जो तरीका देखा था वो ये देखा था कि कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए। आपको वर्क लिख लेना चाहिए सारे फोर्सेस का, वर्क ऑफ ऑल फोर्सेस, और उस वर्क को किसके बराबर कर देना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क लिखने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ये तीन मेनली स्टेप थे जिनसे अपन कोई भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम का सॉल्व कर सकते थे। यही तो किया था अपन ने हर क्वेश्चन में, हर बार यही कर रहे थे। ठीक है, आगे देखो, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था लास्ट क्लास में कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और लिखाया था कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल। याद आ रहा है? तो आज अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो एक तरफ लिख लिया जाए कंजर्वेटिव फोर्स, और ऐसे लिख लिया जाए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते जाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स में लिखेंगे वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। वर्क डन does not depend upon path. नॉन कंजर्वेटिव में लिख देंगे वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव में लिखेंगे वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। राउंड ट्रिप का मतलब जहां से शुरू हुए वहीं पर लौटकर आ गए, है ना। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप कितना हो जाएगा? इधर लिख लेंगे वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। अच्छा, तुम लोग बहुत भोले हो ना, अभी भी तुम वर्क डन को पूरा लिखते हो। वर्क डन कैन बी रिटन एज डब्ल्यू डी, है कि नहीं? क्या बेटा? नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। कितने नंबर आए थे बेटा पेपर में? हाँ, 10 आउट ऑफ। इतना शॉर्टकट भी नहीं लेना था, थोड़ा 25 में से थोड़ा 20-20 आते तो फिर समझ में आता। नेक्स्ट टाइम डीमोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स विद इन अ सिस्टम व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स when a conservative force acts within a system, the kinetic and potential energy the kinetic and potential energy can change. Can change. कंटिन्यूशन में लिखेंगे however there are some however there are some जोड़ SUM, है ना। however there are some auntie however there are some the mechanical energy of the system does not change.
सुन लिया कर पहले गौर से, है ना, देख बुद्धि थोड़ी बढ़ेगी इससे, शॉर्टकट से नहीं जाना ना बेटा। However, there are some the mechanical energy of the system, the mechanical energy of the system does not change. ठीक है, इधर लिख लेंगे नॉन कंजर्वेटिव में, वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स may be dissipated as heat energy, may be dissipated d I double s I d I double s I p a t e d, हाँ, dissipated as heat. कंजर्वेटिव में लिख लेंगे वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, वर्क डन, फिर गधे वाली हरकत करी। अभी मैंने क्या बोला, कंजर्वेटिव में लिखना है, वो नॉन कंजर्वेटिव में लिखना था। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ये कंजर्वेटिव में लिखना है। तुमको ऐसे ही तो लिखा रहा हूं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लग तो नहीं रहा। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, और नॉन कंजर्वेटिव में लिख देंगे वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। एग्जाम्पल लिखे जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स के, central forces, central forces, central forces, spring forces, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा गौर से लिख तो याद भी रहेगा, है ना, बातें करने से अच्छा है। सेंट्रल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेट्रा, और इधर लिख लेंगे फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन, कॉमा वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, velocity dependent force like drag, velocity dependent force like drag force, viscous force, etc. Drag force, viscous force, etc. तो तुम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की अगर कभी डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो ऐसा लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। क्या देखो पहले दो पॉइंट यही लिखे हैं अपन ने, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो पाथ डिपेंडेंट होता है, जो पूरे पाथ पर जिसका वर्क डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है ना, इसको आम भाषा में समझते हैं क्योंकि अपना काम यही है, सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना। ये हमने पहले भी किया था ना, हो गया। देखो कंजर्वेटिव फोर्स की जहाँ तक बात है कि एक राउंड ट्रिप है, ये राउंड ट्रिप है, आपने यहाँ से शुरू किया और आप यहीं पर वापस लौट के आ गए, ठीक है। अगर आपने यहीं से शुरू किया यहीं पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आइडियली हम क्या लिखते थे, वर्क इज इक्वल टू लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बचपन वाली बातें याद आ रही हैं। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन कितना हो जाना चाहिए, जीरो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि फोर्स किस नेचर का लग रहा है।
आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब लिख सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स अपनी हर वक्त डायरेक्शन बदलेगा तो फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। और अगर वेरिएबल फोर्स है तो वहां पर उसका जो वर्क डन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। और जब आप सारे ds 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 सारे वेक्टर को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे ds 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 ds, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब तो ये जीरो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यहाँ पर भी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यहाँ पर भी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इन सबका समेशन फिर जीरो नहीं होगा। हर बार एफ डॉट डी एस एफ डॉट डी एस एफ डॉट डी एस एड होकर कुछ नॉन जीरो चीज आएगी। इसीलिए जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है, नॉन जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, मुंह से बोलो कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये एक पार्टिकल है जो इस स्क्वायर पे पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे घूम के आ गया, इसकी लेंथ एल है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ कि इस पर अगर पूरे मोशन के दौरान लगने वाला इसका मोशन इधर था और इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ऐसे गोल गोल घूम के ऐसे आ रहा होगा। तो हमसे पूछे कि बताओ फ्रिक्शन का वर्क क्या है, तो उसका आंसर सिंपल है कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 4L, क्योंकि हर वक्त इसका जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है तो आपको पूरी पाथ की लेंथ लिखनी है, कोई भी आपको इनिशियल और फाइनल नहीं लिखना है। अरम बेटा सो क्यों रहा है, सोना ही है तो बेटा क्यों फीस दी थी, कोई समस्या है? नहीं, क्लास में सोने के लिए आ रहे हैं तो बताएं, अपन नींद आ रही है तो मुंह धुल के आ जाओ। तो जो फ्रिक्शन है वो पाथ डिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट है मतलब अपने पूरे की पाथ की लेंथ लिखनी है। लेकिन अगर यहीं पर मान लो कोई ग्रेविटी है, अगर ये ग्रेविटी का वर्क होता तो ग्रेविटी का वर्क कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। इसी केस में अगर मैं ग्रेविटी का वर्क अगर आपसे पूछ लूं तो ग्रेविटी का वर्क कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कैसी है, सेम। तो आपको पहले फोर्स का नेचर देखना है कि क्या वो कंजर्वेटिव नेचर का है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है। अगर नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है तो पूरी पाथ लेंथ लिखनी है, और कंजर्वेटिव नेचर का है तो तुम्हारे लिए सिंपल सी लॉजिक बता देते हैं। तुम्हारे लिए फ्रिक्शन का वर्क आएगा तो पाथ लेंथ लिखनी है, बाकी कोई भी वर्क आएगा उसमें सिंपली डिस्प्लेसमेंट देख लेना। समझ गए बात को, और कोई दिमाग नहीं लगाना। तुम्हारे लिए दो ही मेनली फोर्स आएंगे काम करने को, एक आएगा फ्रिक्शन और दूसरा आएगा ग्रेविटी। ठीक, तो ग्रेविटी का वर्क कैसा आ जाएगा, पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, और फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा पाथ डिपेंडेंट। समझ गई बात? क्वेश्चंस करेंगे तो और देखेंगे। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है सेंट्रल फोर्स, दिखा है क्या कहीं, देखो लिखा होगा एग्जाम्पल में सेंट्रल फोर्स, तो हेडिंग लिखी जाए सेंट्रल फोर्स। A force whose line of action, a force whose line of action, a force whose line of action always passes through, a force whose line of action always passes through a fixed point, ब्रैकेट में लिख देंगे, which is known as center of force, bracket close, is known as center of force, bracket close, and whose magnitude and whose magnitude and whose magnitude depends only on the distance, only on the distance from this fixed point, only on the distance from this fixed point is known as central force.
नेक्स्ट पॉइंट इसी में, फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप लोग जानते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जो फोर्स प्रोपोर्शनल टू होते हैं 1/r², लिख लो ब्रैकेट में। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फोर्सेस following inverse square law are called central forces. इनके एग्जाम्पल भी आपको पता है। आप लोगों ने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी? F इज इक्वल टू G m1m2/r², माइनस के साथ। और एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा K Q1 Q2/r²। ये दोनों सुन रखे हैं? इन दोनों में देखो F प्रोपोर्शनल टू r² है कि नहीं? तो ये दोनों के दोनों कौन से फोर्स हैं? सेंट्रल फोर्स। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्स, ग्रेविटेशनल एंड कूलम फोर्स। बात दूसरे की स्पेलिंग क्या है? LOMB है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, all central forces are conservative in nature, all central forces are conservative in nature, all central forces are conservative in nature. Next, central forces are function of position only, central forces are function of position only, मतलब ये आर के ही फंक्शन होंगे। ठीक है जी। तो सेंट्रल फोर्सेस की कहानी ऐसी है कि जो फोर्सेस F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को फॉलो कर रहे हैं उनका नेचर क्या है? सेंट्रल फोर्स। ये सारे के सारे किसी सेंटर के तरफ लग रहे हैं। जैसे ग्रेविटी में अगर तुम देखोगे, तुम यहाँ पर अर्थ पर बैठे हो, ये बड़ी सी अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, तो ये सारे का सारा जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ ही तो है। अगर तुम यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो इधर सेंटर की तरफ हो जाएगी। तो जो फोर्स है वो हमेशा किधर लग रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। इसीलिए इसका नाम है सेंट्रल फोर्स। इसका क्या नाम है? सेंट्रल फोर्स। समझ गए बात को? एशले, एशली, एशले। देन ये छोटी सी कहानी थी जो तुम्हें सेंट्रल फोर्सेस को समझाने के लिए थी। सेंट्रल फोर्स कभी भी तुमसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये तुमने पढ़ी इसलिए हैं क्योंकि कभी कभार AR में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो अपन को कभी भी थ्योरी वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए। अगली हेडिंग लिखी जाए पोटेंशियल एनर्जी। पूरा लिखना है, नोटेशन है U, आप लोगों को पूरा लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली, अब हम देखेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तभी सही नहीं क्या तेरी? अच्छा, चलें आगे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी थी जो किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो उसकी पोजीशन की वजह से है। याद करो, अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि एक बड़े से 1 किलो के पत्थर को जमीन पर रखा हुआ है, तब तक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर उसी पत्थर को उठा के तुम्हारे सिर के ऊपर बांध दिया जाए एक पतले से धागे से, तो तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पत्थर के पास क्या आ गई है? एनर्जी। और जो एनर्जी उसका टाइप क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि तुमने सिर्फ क्या चेंज किया? उसकी पोजीशन। जो पहले जमीन पर रखा हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर रख दिया। जैसे कि मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जो जो कोई भी मेरी बॉडी का सेंटर होगा, सरदार जी इतना शॉर्टकट नहीं लेना है कि सो जाओ, है ना, चुप रह, सोता रहता है गधा, आंख बंद कर रहा है।
जैसे मेरी बॉडी खड़ी हुई है तो मेरी बॉडी का कोई ना कोई सेंटर होगा, सपोज करो ये अगर सेंटर है, अगर मैं लेट जाऊं तो ये सेंटर ऑफ, जो भी मेरा सेंटर, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे रहेगा या नीचे आ जाएगा? मैं लेट गया जमीन पे, तो सेंटर ऑफ मास पहले इस हाइट पे था, बाद में नीचे आया कि नहीं आया? आया ना? क्यों नहीं आएगा? किसने पढ़ाया तुझे? बेटा तू कहाँ से सुन के आई है? क्या रोड पे खड़े होके दो अंकल ये बातें कर रहे थे ऐसे गुटखा खाते हुए, चेनी खैनी? बेटा देखो बात ऐसी है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होता है, ऐसा कह रहे थे क्या? नहीं ना, तो फिर अगर बॉडी ये है, इस बॉडी को उठा के मैं अगर दूर ले जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास नहीं जाएगा क्या? जब बॉडी ही वहां नहीं रही तो उसका, जब मास वहां से वहां शिफ्ट हो गया तो उसका सेंटर शिफ्ट नहीं होगा क्या? हाँ, अब समझ में आया। अगर एक डायनासोर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उस डायनासोर का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा या शिफ्ट हो जाएगा? पैलेंटियोलॉजिस्ट क्या? क्या? नहीं, मैं तो हनुमान जी की कृपा से बोलूंगा। क्या? PAELON, जिसकी स्पेलिंग ऐसी हो, कोर्स कितना टफ होगा सोचो, इसीलिए मैं नहीं करता। तो सिंपल सी बात ये थी कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूं, अगर मैं पोजीशन अपनी चेंज करके लाई डाउन हो जाऊं तो उस केस में मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट नीचे आ जाएगा। अगर मैं इस मंजिल से चढ़ के ऊपर चला जाऊं तो मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही तो होगा। तो ये देखो कि जैसे जैसे बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी उसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ज़मीन से मेरी हाइट h है, मैं चल के यहाँ पे आ गया, अभी मेरी ज़मीन से हाइट h ही है, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो ग्रेविटी की वजह से है अभी भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये कैसे डिसाइड करते हैं, इस सब का डिस्कशन अपन इस टॉपिक में करेंगे। बहुत आसान चीज़ है, शुरुआत करी जाए और बात लिख ली जाए। एनर्जी possessed by a body, energy possessed by a body by virtue of its position by virtue of its position or configuration, by virtue of its position or configuration in a conservative force field is called potential energy, is called potential energy। आप लोग U लिख सकते हैं, is called U, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन U से। ठीक है बच्चों, वो कहाँ है तुम्हारी सहेली, उस दिन आई थी, अनुषा? नहीं, आरुषि। नेक्स्ट, potential energy is a relative quantity। next point, potential energy is a relative quantity। next point, next point, it is defined only for, it is defined only for conservative force, it is defined only for conservative force, it is defined only for conservative force field, force field। potential energy of a body, next point, potential energy of a body in a conservative force field
in a conservative force field is equal to the work done by the conservative force is equal to the work done by the conservative force in moving the body from its present position to reference position. From its present position to reference position. ये क्या है ये अभी समझाता हूं मैं, है ना? तो इसको अभी बस लिख लो, इस वाले पॉइंट को. नेक्स्ट, at reference position, potential energy of the body is assumed to be zero. Potential energy of the body is assumed to be zero. Next, relationship between conservative force field, and potential energy. यहां से इसकी थोड़ी गणित की शुरुआत होती है. चलो, अब जो चीज तुम्हें बता रखी है करके समझते जाएंगे. इस रिलेशन को देखने का सिंपल सा बस एक ही आंसर है. F इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, जो उल्टा ट्रायंगल बना है ना, इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. इसका मतलब भारी होता है. इसका मतलब ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप. सर, हमने डी तो सुना था, अब यहाँ पर क्या आ गया? ये डेल है, ये डी ही, लेकिन बस डी लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है. डी को अपन ऐसे लिखते हैं, डेल को ऐसे लिखते हैं. समझ गए? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको हाँ अभी बता रहे हैं ना यार, थोड़ा पेशेंस रखो. मुझे पता है तुम लोग अज्ञानी बालक हो. बालक हो आंटी? आओ. अच्छा, बालक है. तो यहां से F इज इक्वल टू, इसको लिखा जाता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड. अब आपको इसमें जो भी लिखा है कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ. तो इसका मतलब क्या है पहले एक एग्जांपल से समझा देते हैं, क्योंकि इसके बिना कुछ समझ में आना भी नहीं. जैसे कहीं पोटेंशियल एनर्जी दी है U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब. कहीं पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होता है, फंक्शन एक वेरिएबल होते हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं? कौन कौन से? एक्स वाई और जेड. तो ये जो डेल का मतलब ये होता है, जैसे कहीं अगर ये लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन of u with respect to x keeping other variable as constant. ये इसका मतलब है. इसका एप्लीकेशन कैसे है समझे, देखते हैं. जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो आपका सबसे पहला सिंपल सी बात है, जिन जिन पॉइंट में जिन जिन फंक्शंस में y और z है वो सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट. तो यहाँ पर जो जो y z है ये तो सब तुम्हारे लिए क्या हो गए?
कांस्टेंट, तो ये तो बाहर ही आ गए, इनका तो कोई सेंस ही नहीं है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ काम की चीज़ कौन सी टर्म बची, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, बस खत्म, यही करना है, आसान है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जो कुछ भी लिखा है ना डेल, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोग मैथ्स जिनके पास है वो लोग आगे पढ़ेंगे, कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। शायद स्पेलिंग समझ पा रहे है ना, पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल डिफरेंशिएशन। खैर, तुम लोगों को लिखना कितना जल्दी है भाई, समझ लो ना, 1 मिनट। इसी में अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं डेल यू अपॉन डेल वाई बता दो, तो किसको कांस्टेंट रखना है, एक्स और जेड को। तो एक्स वाली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, जेड वाली टर्म कौन सी है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गई। तुम्हारे लिए वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ जिन टर्म्स में वाई है, तो वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, वाई के रेस्पेक्ट में 1। समझ गई बात। अगर मैं ऐसा बोलूं डेल यू अपॉन डेल जेड, तो कौन वेरिएबल बचेगा, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, कौन वेरिएबल बचेगा, जेड, और कांस्टेंट क्या क्या होंगे, एक्स और वाई। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, वाई तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जेड क्यूब। तो जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर। सही लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई कराए तो अपन कर सकते हैं। तो ये बात छोटी सी बात थी जो मुझे समझानी थी। ये एग्जाम्पल है सिर्फ तुम्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाने के लिए, आखिर काम कैसे करता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार अपन 3 वेरिएबल में ही खेलें। तो इसका सिंपलर वर्जन है, सिंपलर वर्जन ये कहता है कि फॉर वन वेरिएबल, अब जब एक ही वेरिएबल है तो चाहे तुम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो या नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, आंसर तो सेम ही आएगा। अब फंक्शन ही एक्स स्क्वायर है, तो उसको पार्शियल करोगे तब भी 2x आएगा, और अगर नॉर्मल करोगे तब भी डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा। तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि देखो f बराबर जो आप लिख रहे हैं ना, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, उसको आप डी यू अपॉन डी एक्स लिख दो। मेक सेंस। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी यू इज इक्वल टू माइनस, या माइनस डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा तुम्हारा u इनिशियल से u फाइनल, और ये हो जाएगा x इनिशियल से x फाइनल। ये लिखा हुआ है डेल्टा u, या ऐसा बोल दूं du का इंटीग्रेशन डेल्टा u होता है, तो हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, आगे माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x1 से x फाइनल, या x इनिशियल से x फाइनल, या x1 से x2। चमका, ठीक। इसको और तोड़ के लिख सकते हैं अपन, ये वाला बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इसको और तोड़ के क्या लिखा जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2, माइनस उधर ले गया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरे पास माइनस ऑफ वर्क डन। यही तो लिखा है कि नहीं लिखा, ये पूरा वर्क डन ही तो लिखा हुआ है, सही बात है। अब जो वर्क लिखा हुआ है, तुमको ऐसा बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक तरीके के फोर्स के लिए डिफाइन है, वो कौन से फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर के। तो ऐसा मैं लिखूंगा, ये जो फोर्स होगा ये कौन सा होगा, कंजर्वेटिव। तो मैं लिख दूंगा इट इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पहली बात तो देखो, तुम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा क्या डिफाइन कर रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहीं भी तुमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है, हर वक्त क्या डिफाइन हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम हमेशा लिखोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बोला था कि तुमको एक रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा। पॉइंट याद है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस लेना पड़ता है, और वो रेफरेंस पे तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कितनी माननी पड़ती है, 0। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भैया रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो या तो तुम्हारा इनिशियल 0 होगा या फिर तुम्हारा फाइनल 0 होगा। तो कभी भी कोई पूछे तो ध्यान रखना, हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं, हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते। हम क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
बेटा इसलिए ध्यान दे ले, कम हो गया। हम क्या डिफाइन करते हैं? नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, हम कभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते ही नहीं, हम हमेशा क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी समथिंग जूल है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं रेफरेंस माना है। रेफरेंस हम कहाँ पे मान रहे हैं? यहाँ पर अर्थ की सरफेस। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा भी बोल सकते हैं, इन जनरल सरफेस ऑफ अर्थ is taken as reference where potential energy is, अर्थ की सरफेस को अपन जीरो पोटेंशियल एनर्जी की सरफेस मानते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो तुमने, सिंपल सी बात है, अपन ने क्या क्या चीज देखी? अपन ने देखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पहली बात किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, जो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। तुम्हारे तुमसे जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे इस फॉर्मूले पर बेस्ड। या तो ये फॉर्मूला लग रहा होगा, या फिर ये वर्क डन वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। या तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिखा हुआ है डेल्टा यू। और इसके अलावा ये जो चीज है, ये ग्रेडियंट वाली, ये आपको किसी क्वेश्चंस में मैं करा के दिखाऊंगा, तब तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप लिखना शुरू कीजिए, आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ा जाए और लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक, देखो इक्विलिब्रियम का तुम लोगों ने क्या मतलब समझा था? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? इस पे नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। और F इज इक्वल टू, तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया? जीरो। अब अगर कोई चीज अगर जीरो हो रही है, तो इससे मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं कि ये लिखा हुआ है स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व, ये कितना होना चाहिए? जीरो। इक्विलिब्रियम तब होगा जब u वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप कितना हो जाए? जीरो। ये तो मतलब है बस। अब अगर तुम्हें मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से दिख रहा है कुछ कुछ, थोड़ा सा और बना देते हैं ऐसा। ये u वर्सेस एक्स का ग्राफ मैंने बना दिया, या u वर्सेस एक्स बोल लो, u वर्सेस r बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं x बोल दे रहा हूँ। ये u वर्सेस एक्स का ग्राफ है, और अपन को ये बोला गया है कि बता दीजिए कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ कहाँ है। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, आपको बताना है कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम है। दिस पॉइंट इज A, B, C, D। यहाँ पर बताओ कहाँ पर इक्विलिब्रियम है? डी पर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि तुम बहुत ही नादान और भोले और गधे बच्चे साथ में हो। अगर मैं ए पर टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका स्लोप ऐसा होगा, बी पर टेंजेंट बनाऊंगा तो इसका स्लोप ऐसा होगा, सी पर बनाऊंगा ऐसा होगा, डी पर बनाऊंगा ऐसा होगा। इसका मतलब ए बी सी एंड रीजन डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। मेरे हिसाब से बुद्धि में थोड़ा बहुत तो चमका होगा। अबे u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप जीरो, तो स्लोप के लिए तो एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस a पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, तो इसकी जो टेंजेंट बनी वो हॉरिजॉन्टल बनी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? जीरो। सिमिलरली b पे भी स्लोप कितना? जीरो। c पे भी कितना? और इस पूरे रीजन में कितना? जीरो। कितना चमक गया? अब अगली कहानी ये है कि इक्विलिब्रियम होता है तीन टाइप का। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है तीन टाइप का। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोलूं वापस से?
पहला स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। अपन अभी ऐसे खड़े हैं, गिर नहीं सकते, ऐसे कोई धक्का मारेगा तो वापस से यहीं आ जाएंगे, तो अपन का ऐसे इक्विलिब्रियम में अभी स्टेबल स्टेबल, दीदी स्टेबल। अब मान लो हम एक पहाड़ पे खड़े हैं, पहाड़ एकदम नुकीला है, उस पर एक पैर पे खड़े हैं, किसी ने हल्का सा धक्का मारा, क्या होगा? गिर गया नीचे, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। किसी ने धक्का मारा, यहाँ से मारा, हम यहाँ के रुक गए, यहाँ से मारा, हम यहाँ के रुक गए, फिर धक्का मारा, यहाँ के रुक गए, कैसा इक्विलिब्रियम है? सिंपल इतनी कहानी है। तो तुम्हें ना एक छोटी सी बॉल रख के इमेजिन कर लेना है। u वर्सेस x ग्राफ में इक्विलिब्रियम निकालने का सबसे सही तरीका यही है कि यहाँ पर एक छोटी सी बॉल रख लो, यहाँ पर एक बॉल रख लो, यहाँ पर एक बॉल रख लो, यहाँ पर एक बॉल रख लो, ठीक। अब अगर यहाँ पर एक बॉल रखी जाए और इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करो जाए, तो क्या ये कभी लौट कर ए पर आएगी? तो इसका मतलब ए जो है वो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। सिंपल ऐसे सोचो, बी को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से लौट के वहीं पर आ जाएगी, तो बी कैसा हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बी इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सी पर अगर रखेंगे तो लौट के आएगी क्या? तो सी कैसा है? तो ए कॉमा सी कैसे हो गए? अनस्टेबल। डी पर अगर मैं रखूंगा तो डी की बॉल खिसक के कहाँ चली जाएगी? आगे, लौट के कभी नहीं आएगी, लेकिन दूसरी जगह जाके रुक जाएगी, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? न्यूट्रल। तो डी हो गया पूरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो तब है जब तुम्हें ग्राफ दे रखा हो। अगर मान लो ग्राफ ही नहीं दे रखा तो फिर कैसे पता करोगे? मेन चीज तो ये है ना भाई, ग्राफ दे दिया तो अपन ने देख के बता दिया कि ए पे इक्विलिब्रियम ऐसा, बी पे ऐसा, सी पे ऐसा, डी पे ऐसा, और जितने भी ये देख के सब बता दिए। लेकिन परेशानी तब फंसेगी जब हमें ऐसा बोला जाए कि ग्राफ है ही नहीं, सिर्फ यू एक रिलेशन दे दिया कि यू इज इक्वल टू 13x² माइनस 30x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू यू। अब बताओ इसके इक्विलिब्रियम कहाँ पर हैं और कौन कौन से नेचर के? ऐसा सोचने से अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पेपर में तो बेस्ट है कि छोड़ देना, क्योंकि तुमसे तो होना नहीं है। अच्छा, बुरा लग रहा है क्या? लग रहा है ना बुरा? कैसे नालायक है, बुरा भी नहीं लग रहा है। कम से कम बुरा लगे तब तो थोड़ा सा मोटिवेट हो। गजब दुष्ट हैं। ले बेटा, तू नेक्स्ट क्वेश्चन के लायक ही है, तू तो क्लास से बाहर निकल ले। देखो नालायक हो, अगर ये इस कहानी थी ना अपने ग्राफ की, तो इस ग्राफ में u वर्सेस x में सिंपल समझाने के लिए ऐसा समझ लो, ये वाला कैसा था? अनस्टेबल था। ये वाला कैसा है? न्यूट्रल है। और ये वाला कैसा है? स्टेबल। इतना चमक गया? ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। कभी कभी लगता है कि मैं अपने सिर इस दीवार में क्यों नहीं मार रहा हूं। मुझे इस दीवार में अपना सिर मार के अपने सिर को फोड़ लेना चाहिए, कि मेरा सिर इस लायक नहीं है कि तेरे क्वेश्चन को झेल पाए। तो याद करो, जब अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तो बेसिक मैथ्स में अपन ने मैक्सिमा की कंडीशंस देखी थी। मैक्सिमा की कंडीशन ऐसी थी, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, देखना तुम्हें याद आएगा अभी। मैक्सिमा की कंडीशन ऐसी थी कि एक बार डिफरेंशिएशन तो जीरो होना ही चाहिए, आया ना? यहाँ से अपन कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, फिर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में उन पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे। अगर वो वैल्यू रखने से डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा होगा, और अगर लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा होगा। उल्टा पड़ा था अपन ने। तो यहाँ पर u नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर क्या है? u। तो हम लिखेंगे du/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। और अगर मैक्सिमा है तो इसका मतलब इसके लिए मुझे इसका डबल डिफरेंशिएशन को क्या करना चाहिए? डबल डिफरेंशिएशन शुड बी लेस देन 0। कहाँ पर? वेयर du/dx इज, यही दो स्टेप्स थे। तो मैक्सिमा का मतलब मेरे लिए क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमा का मतलब क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अपन ने देखा था मिनिमा। मिनिमा के लिए मैंने देखा था कि
मिनिमा। मिनिमा के लिए देखा था कि भैया एक बार डिफ्रेंशिएट करके तो जीरो हो ही जाए, और डबल डिफ्रेंशिएशन हो, वो डबल डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। कहाँ पर? वेयर du बाई dx इज इक्वल टू, ये दोनों कहानी पढ़ी थी अपन ने। अगर ऐसा है, और मिनिमा का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जैसे कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में u दे देगा, तो u को पहले तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो करना है, वहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, उन वैल्यूज़ को वापस से डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके चेक करना है कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्कूल वालों का मन है कर जाए तो तुम क्या कर सकते हो, और तुम थोड़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता सा होना चाहिए। मैं भी इससे आगे तुम्हें समझाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बताता हूँ, और फिर देखते हैं आगे। छाप लीजिए। आओ शुरुआत करें आगे की कहानी की। नेक्स्ट कॉन्सर्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें कौन सी शर्ट आएगी पता नहीं, आओ देखें। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, पढ़ते पढ़ते ना जिंदगी उम्र बीत जाती है लोगों की, तब जाके कुछ समझ पाते हैं कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। ले बेटा, वापस से शांत होकर सुनेंगे कि चीजें मैथ्स के हिसाब से कैसे चलेंगी। फिजिक्स तो बहुत पहले खत्म हो गई है। तो अगर ऐसे करी ना, तेरे दोनों गाल ऐसे पिचका दूंगा मैं। देख देख इधर इधर देख इधर। एक पोटेंशियल एनर्जी अपन लिख के दे रहे हैं, अगर u वर्सेस x का या u वर्सेस r का अगर ग्राफ दे रखा होता तब तो आसानी से बता देते। बट गेम ये है कि हर बार तुम्हें ग्राफ दिया हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। कभी कभी हो सकता है डायरेक्टली तुमको पोटेंशियल एनर्जी दे दे और पूछे कि बताओ इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या हैं, और उन पॉइंट्स पर जो एनर्जी है वो एनर्जी का नेचर, और जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का नेचर क्या है। तो अपन को ये दे रखा है कि अपन जैसे मान लो ऐसा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा बोल लो 3x² 3x² माइनस प्लस, या इसको भी प्लस कर लें, प्लस 5x माइनस 3, ये कोई पोटेंशियल एनर्जी अपने को दे रखी है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी देने के बाद हमसे बोला गया है कि ये बता दीजिए कि इसके जो फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड देयर नेचर। देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम्हें दे रखी है तो जो पहला स्टेप नंबर 1 था, वो स्टेप नंबर 1 था कि तुम्हें इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया 3x² बाई 2 प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सॉरी नीचे 3 था, तो 3 से 3 कट गया, तो हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लेंगे, तो उसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, x प्लस 5 और x प्लस 1, आया ना, इक्वल टू 0। सही फैक्टर है कि नहीं है? अबे सही है। और यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, एक आ रही है -1 और दूसरी आ रही है -5। मुझे ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 पर इक्विलिब्रियम तो है, ये तो डेफिनेट हो गया, लेकिन किस पर स्टेबल है किस पर अनस्टेबल है ये पता करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 था, आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। इसका डबल डिफरेंशिएशन को मैं u डबल डैश नाम दे रहा हूँ। नाम देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, 2 डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। पीछे बेंच वाले खरगोश इधर देखेंगे मुंह पर उठा के, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये निकल के आया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 2x प्लस 6, समझ गए? एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 6x का हो गया 6। अब मैं चेक करूंगा एट x इज इक्वल टू -1 पे जो डबल डिफ्रेंसिएशन है उसकी वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू इसमें -1 रखूंगा, तो -1 रखूंगा तो ये कितना आ रहा है 4। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसका मतलब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस पर क्या रहा होगा, मिनिमा। और मिनिमा का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। मिनिमा का मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गई बात बच्चों? फिर दूसरा देखेंगे, हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू -1 की बजाय कितना लिखा था बेटा, -5। तो यहाँ पर अगर डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए तो -4 बच गए क्योंकि -10 थे। ये निगेटिव है, अगर निगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। क्या आपको सारी कहानी समझ में आ गई? एकदम आसान है, पुराना काम ये कर चुके हैं पहले बेसिक मैथ्स में। तुम जो पूछते थे कि सर ये कहाँ पे यूज आएंगे, कहाँ पे यूज आएंगे, अब धीमे धीमे सारे यूज आना शुरू हो गए। आप लोग लिख लीजिए। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस मुझे तो नहीं दिखते अब, पहले तो थे, लेकिन जीत तो तुम्हारी करा के ही रहेंगे। एग्जाम्पलर बिल्कुल करो, कौन रोक पाया है करने से। तुमने क्लास में जो भी पढ़ रखा है उस सबसे एग्जाम्पलर तुमसे होनी चाहिए। एग्जाम्पलर के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको आपकी जो मॉड्यूल मिली है उसमें हैं। फिजिक्स की एग्जाम्पलर लेकिन अपडेटेड नहीं है, पुरानी एग्जाम्पलर ही चल रही है। कहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने, कहाँ तक लिख लिया? देखो कुछ नहीं गया, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ऐसा नहीं, फाइंड फोर्स एट x इज इक्वल टू या एट 1, -1, 2 if potential energy is x square y plus z cube। ठीक है, आप लोगों को करना है, कीजिए। बता तो दिया ये सब है कि नहीं, नहीं बताया गया? तुमको करना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। F इज इक्वल टू फॉर्मूला था -∂u/∂x, ये ब्रैकेट था, i कैप प्लस j कैप प्लस ∂u/∂z k कैप, ये फॉर्मूला था। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। जरा बताओ जरा करके अपने महान हाथों से। चलिए, क्या बेटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा गणित की भाषा से समझो।
देखो, सबसे पहली बात है कि अपन को du बाई डी एक्स और ये सब चीज़ें पता कर लेनी चाहिए। तो मैं ना इसको अलग से पहले सॉल्व ही कर लेता हूँ। मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेता हूँ। तो x वेरिएबल मानना है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो y इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि जेड तो मेरे लिए कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। गधे, बेसिक चीज नहीं भूलनी है कभी। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो नीचे लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बाकी सभी वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो y एक्स स्क्वायर वाई के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल था तो y कांस्टेंट था, तो y बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। जेड क्यूब कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। कितने लोगों का सही है ये? उठा उठा हाथ उठा, हाथ उठा, शर्माने वाली बात थोड़ी है पाजी। ये मतलब ये कैसे, ये कैसे? बेटा इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना है। हाँ, डेल यू बाई डेल डेल वाई करते हैं, तो क्या कांस्टेंट है, एक्स और जेड। तो y के तो एक्स स्क्वायर एज इट इज y का डिफरेंशिएशन और जेड क्यूब का 0, क्योंकि वो कैसा हो गया मेरे लिए, कांस्टेंट। इसकी घूसा मारने जरा पीठ पे, मार मार मार, तू बिंदास मार, छपने चाहिए, घर पे जाकर रोना चाहिए ये। जब 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 0, क्या होता है, टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 0 क्यों नहीं बोला तू? तो फिर यहां पे कैसे 0 हो जाएगा? ऐसा दिमाग पक्का ना उधार लेके आता था। कौन कांस्टेंट है यहाँ पे, x और y। तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन, पहली टर्म पूरी कैसी हो गई, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, और जेड क्यूब का। तो मेरे लिए जो फोर्स बच गया वो फोर्स आ गया, सुन मेरी बात, 2xy माइनस का आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुमको? अरे जल्दी बोल, हाँ या ना, है या नहीं है? अब ये हो गया फोर्स, फोर्स अपन को समझ में आ गया। उसने फोर्स नहीं पूछा है, उसने फोर्स एक स्पेशल पॉइंट पे पूछा है, कहाँ पर, एट 1 कॉमा -1 2। मतलब मुझे x की जगह कितना रखना चाहिए, 1, y की जगह -1 और z की जगह 2। तो मुझे फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए मैं बात करूंगा, माइनस इधर बाहर, दिस इज 2 इंटू 1 इंटू -1 आई कैप प्लस 1 का स्क्वायर जे कैप प्लस 3 2 का स्क्वायर के कैप। समझ गया? तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 2 तो प्लस का 2 आई कैप माइनस का जे कैप एंड माइनस का 2 दूनी 4 तिया 12 के कैप। ये फोर्स आएगा। कोई मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेगा तो √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। क्या ऐसे करती रहती है? मैं वहां से यहाँ नहीं आऊंगा क्या पागल? तो वहां से यहाँ नहीं बैठूंगा मैं। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड इक्विलिब्रियम एंड equilibrium point and its nature. Find equilibrium point and its nature. इस बार जो ग्राफ है वो u वर्सेस x का नहीं है, f वर्सेस x का है। जरूरी नहीं है ग्राफ ऐसा दे, ग्राफ ऐसा भी दे सकता है, ऐसा बना के देते, अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a b c
अब बच्चे ना मोस्टली उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है सिर्फ u वर्सेस x के ग्राफ के लिए, u वर्सेस r के ग्राफ के लिए। उसमें वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टेंजेंट बना लेते हैं, टेंजेंट बना के देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे तो इसका स्लोप 0 है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन वो उसमें ये देखना भूल जाते हैं कि वो ग्राफ u वर्सेस x का नहीं है, किसका है, f वर्सेस x का। और इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि फोर्स का 0 हो जाना। और जब अगर फोर्स 0 होगा तो तुम्हें f वर्सेस x में ये पॉइंट देखने पड़ेंगे कि यहाँ पर फोर्स 0 है। तो मैं बोलूंगा कि A एंड C आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये ध्यान रखना, ये गलती तुम भी करोगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना भविष्य में जाके, तो ये गलती करोगे कि u वर्सेस x के ग्राफ में तो साफ साफ दिख जाएगा, बॉल लुढ़का के देख लोगे, लेकिन f वर्सेस x के ग्राफ में बॉल लुढ़की ही नहीं। यहाँ पे सोचना है, वो कैसे सोचते हैं वो डिस्कशन है। C इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट। C एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स 0 नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, सी नहीं, बी। बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोर्स मैक्सिमम है, बी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। खैर, ये छोटी सी बात समझने के लिए अब देखो इस पर सॉल्व कैसे करते हैं उसको ही समझना है। तुम्हें इन दोनों पॉइंट के लेफ्ट और राइट के पॉइंट को डिस्कस करना है दोनों ही जगह, बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैं यहां पर देखूंगा राइट साइड तो देखना है कि फोर्स कैसा है, फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। यहाँ पर देखूंगा तो फोर्स कैसा है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस तरफ। ये अगर इस पॉइंट को, इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्ट और राइट अगर खिसकाएंगे तो ये फोर्सेस उसको एक ही तरफ लेके आ रहे हैं या ए से दूर लेके जा रहे हैं, ए से दूर लेके जा रहे हैं। अगर ए से दूर लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ए पर कैसा इक्विलिब्रियम रहा होगा, अनस्टेबल। सिंपल, ऐसा सोच सकते हैं अपन। सिमिलरली यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये किधर लेके आएगा, आगे। यहाँ पर देखेंगे तो कैसी डायरेक्शन है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो वापस से सी की तरफ लेके आ रहा है। तो अगर सी की तरफ लेके आ रहा है तो सी कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा सोच सकते हैं। और याद रखने का एक और तरीका है, जब एफ वर्सेस एक्स ग्राफ हो तो जब स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है, और जब स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल है। ऐसे भी तो सोच सकते हैं, याद रखना ही है तो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, कौन सा तुमसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। समझ की बात। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो साफ साफ दिख जाते हैं एफ वर्सेस एक्स ग्राफ में, नेचर पता करने के लिए अगर स्लोप पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो स्टेबल। यहाँ पर ऐसा बोल देंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है वो कैसा है, कर्व का पॉजिटिव, और यहाँ पर स्लोप का कर्व कैसा है, नेगेटिव। ऐसा सोच सकते हैं, सोचने को बहुत कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके स्कूल वगैरह में नहीं पूछी जाएंगी, नहीं पढ़ाई जाएंगी। स्कूल में तो ये चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो गया होगा। एफ एस एस एक्स ग्राफ वगैरह पढ़ाया। अगली हेडिंग लिखी जाए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या, हाँ वो तो पढ़ाएंगे ना, चल वो तो बेसिक है, फंडामेंटल है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। बस इतनी सी बात होती है डेफिनेशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गया, भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप आए तो बताओ, फिर सीट के नीचे छुपा जाए।
तुम लोगों के स्कूल में मॉक ड्रिल होती है ना? या बेंच वेंच के नीचे घुसना सिखाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को किसी भी सिस्टम के मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसमें लाइन लिख ली जाए, इस इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैं जान न ले लूं तुम्हारी। लिख तो लिया ना बेटा, अब और कितना लिखेगी? हाँ, पगलेट है थोड़ी सी क्या? लिख अगली लाइन इन्वर्टेड कॉमा में, क्या लिखना है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो लिखो, ये ब्रह्म वाक्य है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट या वन फॉर्म टू अनदर। Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. अच्छा, ऐसा लिखा क्या? It can change, कुछ भी लिख लो, it can change from one form to another. समझ गए? हाई एनर्जी बन नहीं सकती है, ऐसा ब्रह्मांड में नियम है, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब एनर्जी पहले से छुपी हुई थी, है कि नहीं? तुम कुछ भी नया नहीं बना सकते हो, ये बात फिलोसॉफिकल भी एकदम सही है। तुम जीवन में कुछ भी नया नहीं बना सकते, कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। जो तुम क्रिएट करने की अपने आप में देख रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो एक इल्यूजन है, ये हम बना रहे हैं। हम वास्तव में कुछ नहीं बना रहे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चीज़ें बदल रही हैं। तो आओ इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी सिस्टम पे ऑल फोर्सेस, ऑल ऐसा बोल दें, ऑन अ सिस्टम if all external forces are 0 and all internal forces are of conservative nature, लिखते जाओ तुम, तो मैं तो बस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी में लिखते। अगर एक सिस्टम बनाएं और सिस्टम के बारे में ऐसा बोलें कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और उस पर जो भी इंटरनल फोर्सेज है उनका नेचर क्या है? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव पे एनर्जी लॉस होगी, कंजर्वेटिव पे कोई भी एनर्जी लॉस होने वाली नहीं है। चुप रहे, चुप रहे, मैं हट जाऊंगा, मुझे बार बार ऐसे डिस्टर्ब मत करो। तुम भी और तुम भी और तुम भी सरदार जी, बार बार ये सारे मुझे अब नहीं सुनने को मिले, एक बार भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी कह रहा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। देखो, तुम जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो एनर्जी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो कभी रिकवर नहीं होगी। मतलब जैसे मान लो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन लगने से क्या आएगी? हीट आएगी। अब हीट एक बार सराउंडिंग में चली गई तो उस हीट को तुम रिकवर थोड़ी कर सकते हो। तुमने दोनों हाथों को ऐसे रब किया, रब करने से हाथ गर्म हुए, एनर्जी सराउंडिंग में चली गई, तो क्या तुम उस एनर्जी को वापस से हाथों में लेके आ सकते हो क्या? बॉडी में नहीं लेके आ सकते। जैसे तुमने दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे में टच किया तो ताली बजी, साउंड एनर्जी चली गई, क्या तुम वापस रिकवर कर सकते हो? तो कुछ एनर्जी की फॉर्म से जो रिकवर नहीं हो सकती, जो रिकवर नहीं हो सकती तो अपन उसे बोल देते हैं एनर्जी लॉस। वास्तव में कुछ लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
ट्रांसफर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो जब भी अगर कभी भी अपन ऐसा शब्द इस्तेमाल करें ना एनर्जी लॉस, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लॉस नहीं हो रही। ये दिमाग में सेट हो गया। हम बोलेंगे अगेन एनर्जी लॉस हो रही है, लेकिन वो वास्तव में एनर्जी लॉस नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ऐसी फॉर्म में चली गई जो कि हम रिकवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो कह रहा है कि एक सिस्टम तुमने अज्यूम कर लिया, इस पे तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तुम लिखते थे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखते थे। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास ऑल फोर्सेस में अब एक ही नेचर के फोर्स बचे जो कि सारे के सारे कंजर्वेटिव थे, क्योंकि एक्सटर्नल तो खत्म हो गए, नॉन कंजर्वेटिव भी खत्म हो गए। तुम्हारे पास सिर्फ कौन से फोर्स बचे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर तुम्हारे हो गए अब? डेल्टा के ई के। ये हम बात कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरा लिखना है आपको, WET। कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ी देर पहले मैंने माइनस डेल्टा यू ड्राइव किया था, याद आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कभी डिफाइन हो सकती है? नहीं, सिर्फ किसकी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने लिख दिया माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अब जरा थोड़ा दिमाग दौड़ाना, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ, इसको उधर ले गया, या इसको मत लेके जाओ, इसको ऐसा लिख दो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऐसा हो गया। अब मैं माइनस को रीअरेंज कर के मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, यू फाइनल उधर जाएगा, या एक तरफ इनिशियल ले लेते हैं, तो मैंने इनिशियल माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का यू इनिशियल हो गया, के इनिशियल इधर आ गया तो वो भी प्लस का हो गया, उधर लेके गए तो के फाइनल तो प्लस का है ही, यू फाइनल भी उधर जाके प्लस का हो गया। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है सिंपल, देखो ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। चमका कि नहीं चमका? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब तुमने दो थ्योरम पढ़ी, एक पढ़ी वर्क एनर्जी थ्योरम, एक पढ़ी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं भी जहां मन करे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल इंटरनल सारे फोर्सेस लिखो बराबर सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे कंडीशंस हैं इन्वर्टेड कॉमा में। क्या कंडीशन है? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए? 0, और उसके इंटरनल कोई भी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव नेचर के नहीं होने चाहिए। सारे के सारे कैसे होने चाहिए? अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं तो आप क्या लगा सकते हो? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगली क्लास में कैसे लगाते हैं ये सब सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपको लिख लेना है, होमवर्क में आपको भी बता रहा हूँ। ये आपकी NCERT की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को देखा जाए, इस एक्सरसाइज को आप देखेंगे तो इसमें आपको 5.1, 5.2, 5.3 ये 3 क्वेश्चन कर लेना है। देन 5.4 मत करो, 5.4 नहीं कर पाओगे अभी। 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7 हो गया। 5.7 में जो कॉलिजन वाली चीज़ है उसको टेंशन मत लेना, बाकी जो इन सब में जहाँ जहाँ कॉलिजन शब्द है ना वो वाली लाइन का टेंशन मत लेना। देन आप लोग तो नीचे कॉलिजन के क्वेश्चन है, बस इतना ही कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।